अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते हैं। जैसे कि आपको इल्म है कि प्लांट ऑटोट्रॉफ्स है। प्लांट की सिल के पास क्लोरोफिल है, यानी एक ऐसी मशीनरी है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सूरज की रोशनी की मौजूदगी में मिल जाते हैं। तो वहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन की बदौलत ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन जाते हैं। ये ऑक्सीजन प्लांट रिलीज कर लेते हैं, लेकिन ग्लूकोज इसका खुराक बन जाता है। ये जो लाइट जिसके बारे में हम लोगों ने बात की कि फोटोसिंथेसिस के दौरान सूरज की रोशनी इस्तेमाल की जाती है। तो सूरज की रोशनी एक व्यूज़ की शक्ल में सूरज से ज़मीन तक पहुंचती है और इसके फोटॉन्स होते हैं, व्यूज़ होते हैं। तो ये व्यूज़ मुख्तलिफ वेवलेंथ्स के होते हैं, यानी प्लांट के पास क्या सलाहियत है, कौन से व्यूज़ प्लांट जज़ब कर सकते हैं। आइए इस ग्राफ में देख लेते हैं। प्लांट के पास ये सलाहियत है कि वो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक जो विजिबल लाइट्स होते हैं वो जज़ब कर ले। तो प्लांट 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक विजिबल लाइट को जज़ब कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं, जब सूरज की जो फोटॉन्स यानी लाइट की जो फोटॉन्स प्लांट के ऊपर लग जाते हैं तो प्लांट इसको जज़ब कर लेते हैं। एक सवाल तो ये भी बनता है कि हमें प्लांट क्यों ग्रीन नज़र आ रहा है। देखिए, एक जो सूरज की रोशनी जिन्हें हम वाइट लाइट्स कहते हैं, ये मुख्तलिफ कलर पे मुश्तमिल है। इन कलर में से जो ग्रीन और येलो हैं ये प्लांट के पत्ते रिफ्लेक्ट करते हैं, बाकी को जज़ब कर लेते हैं, इसीलिए हमें प्लांट ग्रीन और येलो कलर का नज़र आता है। ये जो ब्लू और रेड कलर है आपको नज़र आ रहा होगा, प्लांट ने इसको जज़ब कर लिया। इससे मुराद ये है कि जो रेड कलर की वेवलेंस और ब्लू कलर के हैं ये प्लांट जज़ब करके इसके मदद से अपना फोटोसिंथेसिस का जो मशीनरी है वो चला लेता है। आइए मज़ीद प्लांट की सिल को अंदर से देख लेते हैं। जैसा कि आपको इल्म है कि प्लांट ऑटोट्रॉफ्स है, यानी प्लांट अपना खुराक खुद तैयार कर सकता है। तो प्लांट के पास एक स्पेशल मशीनरी भी ज़रूर होगा। ये है वो मशीनरी जो प्लांट को खुराक तैयार करके देगा। तो इस मशीनरी को अंदर से देख लेते हैं। इस मशीनरी के अंदर ऐसा क्या स्पेशल है। जैसे कि आपको इल्म है कि फोटोसिंथेसिस दो स्टेप में की जाती है, डार्क रिएक्शन और केल्विन साइकिल, जिन्हें हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। ये जो डब्बे पड़े हुए हैं, एक डब्बे को तलखैट कहते हैं। इस तलखैट का जो कवर है, जो बॉडी है, इसका मेम्ब्रेन है, इन्हें तलखैट मेम्ब्रेन कहते हैं। जो लाइट रिएक्शन है वो तलखैट मेम्ब्रेन में की जाती हैं। जो केल्विन साइकिल है या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में की जाती है। तो आए तलखैट मेम्ब्रेन को अंदर से देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद है, लेकिन दो बड़े जो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ग्रीन कलर में, ये फोटो सिस्टम 1 और 2 है। फोटो सिस्टम 2 पहले नंबर पे इसलिए है क्योंकि डिस्कवरी की बुनियाद पे इसको नाम दिया गया। ये बाद में डिस्कवर हुआ तो इसीलिए इसको फोटो सिस्टम 2 का नाम दिया गया। फोटो सिस्टम 2 देख लीजिए। फोटो सिस्टम 2 के अंदर बहुत सारे क्लोरोफिल्स मौजूद है, क्योंकि पूरा एक सिस्टम है। इसका नाम सिस्टम इसलिए रखा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्लोरोफिल मालिक्यूल्स है। क्लोरोफिल मालिक्यूल्स के ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जाइज होके एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में इस तरह मुंतकिल होते होते आखिरकार रिएक्शन सेंटर के पास चले जाते हैं, जो आपको चमकता हुआ नज़र आ रहा है। इस रिएक्शन सेंटर के पास ये इलेक्ट्रॉन जब चले जाते हैं तो यहाँ से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिन्हें हम प्यू पार्टीन कहते हैं, ये ले लेते हैं। प्यू पार्टीन से साइटोक्रोम बी कम्प्लेक्स के पास चले जाते हैं। साइटोक्रोम बी कम्प्लेक्स इसको प्लास्टोसाइनिन को दे देते हैं। प्लास्टोसाइनिन से ये जाते जाते फोटो सिस्टम 1 के पास चले जाते हैं। तो एक चैनल है जहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होते होते आखिर तक चले जाते हैं। लेकिन सवाल तो ये पैदा हो रहा है, फोटो सिस्टम 2 के दौरान जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो गए, जो आगे चले गए, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आई, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आई इसको पूरा कर देना चाहिए। लेकिन इसके पूरा करने के लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म है जिन्हें हम फोटोलाइसिस कहते हैं। देखिए, जब सूरज की रोशनी
थैलेकाइड के अंदर वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ती हैं तो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। इसके इलेक्ट्रॉन्स आगे चले जाते हैं, यानी प्रोटोसिस्टम 2 के पास चले जाते हैं। एक जो ऑक्सीजन रह गया, इसी तरह दूसरा मॉलिक्यूल भी टूट जाता है। तो बाद में दोनों ऑक्सीजन एटम्स आपस में मिलकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना लेते हैं। और इसी तरह ये जो वाटर की स्प्लैटिंग हुई या फिर हाइड्रोजन आयंस बने, और वो हाइड्रोजन आयंस आपको नज़र आ रहा होगा प्लास्टो कॉइनिंग से भी इंटर हो रहे हैं। तो इसकी बदौलत यहाँ पे तलैक्राइड के अंदर हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। हाइड्रोजन आयंस बाहर से भी आ रहा है, अंदर भी बने। अभी इस हाइड्रोजन आयंस के कंसंट्रेशन को कम करने के लिए यहाँ पे एटीपी सिंथेज मौजूद है। एटीपी सिंथेज मीन्स यानी एक ऐसा एंजाइम है जो कि एटीपी को तैयार करते हैं। देखिए साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस को बाहर निकालते हैं और ये एटीपी सिंथेज वहाँ पे एटीपी भी बनाते रहते हैं। यहाँ पे एटीपी बना क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमें एटीपी और NADPH बना के दे देगा। कहाँ पे बन जाता है NADPH? यह इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है प्रोटो सिस्टम 1 तक जब पहुंचा तो वहाँ से एक बार फिर से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वहाँ से ये पेरोडॉक्सिन के पास आया। पेरोडॉक्सिन ने इसको NADP को दिया। NADP ने जब ये इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसके साथ हाइड्रोजन आयंस अटैच हुआ, तो इसकी बदौलत NADPH बना। ये था ATP और NADPH जो कि इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान बनी। अच्छा, यह तक हमारा लाइट रिएक्शन कंप्लीट हुआ। आपको नज़र आ रहा है तलैक्राइड इतने सारे ATP और NADPH तैयार करके बाहर खारिज कर रहा है। किस लिए खारिज कर रहा है? क्योंकि बाहर अभी किल्वन साइकिल में आगे चलना है, इसने ग्लूकोज को तैयार करना है, लेकिन किल्वन साइकिल के लिए हमें एनर्जी चाहिए। ये जो लाइट रिएक्शन था इसने सिर्फ और सिर्फ हमें एनर्जी तैयार करके दी थी। अभी चलते हैं किल्वन साइकिल की तरफ। जो किल्वन साइकिल है, किल्वन साइकिल खुद अंदर से 3 स्टेज पे मुश्तमिल है: कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन ऑफ रिबेलोज बिस्फॉस्फेट। यानी किल्वन साइकिल ने 6 कार्बन कंपाउंड्स तैयार करना है। 6 कार्बन कंपाउंड्स तैयार करने के लिए 6 कार्बन को फिक्स होना है, लेकिन हर बार एक ही कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगा, ये साइकिल चलेगा। इससे मुराद यानी ये साइकिल 6 बार रन करेगा, तब हमारे पास एक 6 कार्बन कंपाउंड आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन ऑफ रिबेलोज बाइफॉस्फेट। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो कि पहला स्टेप है, आपको जो ब्लैक कलर में डॉट नज़र आ रहा है, यानी इससे मुराद ये है कि 5 कार्बन पे मुश्तमिल एक कंपाउंड है जिसका नाम रिबेलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट है। रिबेलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके 6 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, जिन्हें हम इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल कहते हैं। ये काम एक रिबिस्को एंजाइम्स की मौजूदगी में हो जाता है, लेकिन ये जो इंटरमीडिएट 6 कार्बन कंपाउंड बना, ये ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता है, ये एकदम टूट जाएगा। और ये इंटरमीडिएट टूट करके 2 मॉलिक्यूल जो कि 3-3 कार्बन पे मुश्तमिल होगा, उस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा? 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। यानी 2 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लाइसरेट पे बदल जाएगा। अब ये जो 3-फॉस्फोग्लाइसरेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं 3-3 कार्बन के, ये ATPs को ले लेता है। जब इसके साथ ATP अटैच हो जाता है, ATP देखिए वो जो इलेक्ट्रॉन जो लाइट रिएक्शन में ATPs तैयार हुई, अभी यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। 2 ATPs है, क्योंकि मॉलिक्यूल हमारे पास 2 हैं, तो हर मॉलिक्यूल एक ही ATP लेके 1,3-बिस्फॉस्फोग्लाइसरेट में बदल जाता है। देखिए 1,3-बिस्फॉस्फोग्लाइसरेट, यानी 2 मॉलिक्यूल बने 1,3-बिस्फॉस्फोग्लाइसरेट के। इसी 1,3-बिस्फॉस्फोग्लाइसरेट के साथ NADPH अटैच हुआ, जिसने 1,3-बिस्फॉस्फोग्लाइसरेट को ग्लाइसरलाइड 3-फॉस्फेट में बदल दिया। यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हुआ। इसी तरह एक बार फिर से कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगा, उसी तरतीब के साथ ATP ले लेगा, ATP के बाद NADPH लेगा,
यहाँ पे एक बार फिर से ग्लाइसरॉल्डेट 3' बनेगा, यानी हमारे पास 4 ग्लाइसरॉल्डेट 3' के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। अभी 4 ग्लाइसरॉल्डेट 3' मॉलिक्यूल हमारे पास बने, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, देखिए तीसरा भी आ रहा है। तीसरे के आने के बाद हमारे पास यहाँ पे 6 ग्लाइसरॉल्डेट 3' बने, इनमें से एक बाहर निकला, बाकी जो 5 रह गए वो 5 हमारे पास ये आ गए ग्लाइसरॉल्डेट 3'। ये जो 5 ग्लाइसरॉल्डेट 3' हैं, अभी इसके साथ क्या होने वाला है, देखिए 5 कार्बन पे मुश्तमिल मॉलिक्यूल्स है, ये आपस में ऐसे रिएक्शन कर लेते हैं जिसकी मदद से 5 कार्बन के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो इस केमिकल के दौरान वो 2 पासपेट को बाहर खारिज कर लेते हैं और इसके ऊपर 3 एटीपीज खर्च हो जाते हैं। 3 एटीपीज खर्च होने के बाद एक बार फिर से रिबुलोज 1 पासपेट बना। तो यहाँ तक हमारा ये साइकिल कंप्लीट हुआ, यानी वो जो रिबुलोज 1 पासपेट पहले इस्तेमाल हुआ ये दोबारा आके बना ताकि एक बार फिर से वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर दे। हमारे पास इस तरह 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो जाते हैं, जो कि हर बार यानी हर 3 का ग्लाइसरॉल्डेट 3' की बना लेते हैं। ग्लाइसरॉल्डेट 3' के जो 2 मॉलिक्यूल हैं ये आपस में केमिकल रिएक्शन करके आपस में मिल करके ग्लूकोज बना लेते हैं। ये हैं वो ग्लूकोज जो कब से हम इसके पीछे लगे हुए थे। लेट रिएक्शन हुआ, किल्वा सर्कल के अंदर इतने सारे रिएक्शंस हुए सिर्फ और सिर्फ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए इतने सारे काम हुए। ये हमारे पास वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि एक प्लांट का खुराक है। प्लांट के अलावा हमारी ज़िंदगी भी इसी ग्लूकोज के ऊपर डिपेंड करती है। देखिए हम अपनी ज़िंदगी में प्लांट से खुराक हासिल करते हैं, हम रोटी खाते हैं, बिस्किट, चॉकलेट, जो जो चीज़ें हम खाते हैं ये सारे के सारे कहाँ से आए हुए, ये प्लांट का बॉडी पार्ट है। हम डायरेक्ट भी प्लांट से खुराक हासिल करते हैं, इनडायरेक्ट गोश्त की शक्ल में भी प्लांट से खुराक हासिल कर लेते हैं। तो ये ग्लूकोज आपस में मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन करके और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि सक्रोज। देखिए फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज आपस में मिल करके सक्रोज इसने बनाया। अभी सक्रोज भी एक कार्बोहाइड्रेट का किस्म है, लेकिन फ्रक्टोज और ग्लूकोज के मिलाप से बना। इसी तरह ग्लूकोज आपस में अपना एक बड़ा सा जंजीर बना करके और भी कई सारी चीज़ें, कई सारे केमिकल्स बना सकते हैं जो कि प्लांट की ज़िंदगी में बहुत अहम है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ है। अभी सेलुलोज कहाँ से आ जाता है, सेलुलोज हो या स्टार्च हो या कोई दूसरा प्रोडक्ट हो, ये सारे तो ग्लूकोज बनने के बाद केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। अभी स्टार्च बना किसे, अभी स्टार्च या स्टार्च और सेलुलोज बना, यानी वो इसी तरह केमिकल रिएक्शन होते होते इसे मुख्तलिफ केमिकल्स बन जाते हैं। यहाँ तक हमारा फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।